नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,079 नए मामले सामने आ चुके हैं और 385 लोगों ने ही महामारी से अपनी जान गंवा दी है। हालांकि इस दौरान ही 1,51,740 कोरोना से मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए मामले आने के बाद से ही देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब 16,56,341 हो गई है और अब तक इस महामारी से ही 4,86,451 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो 8,209 हो चुके हैं। इधर देश में ही तेजी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और अब कुल 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के 18,286 मामले सामने आए और 28 रोगियों की मौत हुई है। इसके अलावा संक्रमण दर गिरावट के साथ ही 27.87% है और जो कि एक दिन पहले ही 30.64% थी। केवल 65,621 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई थी और शुक्रवार को ही 66 और 624, जबकि गुरुवार को ही 69,578 जांच की गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन राष्ट्रीय राजधानी में ही कोविड-19 की कथित कम जांच की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तहत ही दावा किया था कि यहां पर ही आईसीएमआर के ही सिफारिश से ही 3 गुना अधिक नमूनों की जांच की जा रही है और केंद्र सरकार के दिए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक भी बिना लक्षण वाले लोगों को जांच कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रयोगशाला की जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के ही संपर्क में आए लोगों की भी तब तक जांच कराने की जरूरत है जब तक उन्हें कोई सहरोगता नहीं है और उनकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं है। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि जांच के बारे में ये दिशा निर्देश सोच समझ के ही जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जांच की जानी चाहिए उनकी जांच की जा रही है और जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली में ही सरकार की पाबंदियों ने ही कोविड-19 के प्रसार को ही प्रभावित किया है और हम पाबंदियों की समीक्षा करने से पहले 3 से ही 4 दिनों तक स्थिति की निगरानी करेंगे। महामारी फैलने के बाद से ही दिल्ली में एक दिन में ही संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले गुरुवार को सामने आए। गुरुवार को ही 28,867 संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके अलावा 31 रोगियों की ही मौत हुई है, जबकि संक्रमण दर 29.21% थी और दिल्ली में ही गुरुवार को ही पहले दिन संक्रमण के सबसे अधिक मामले पिछले साल ही 20 अप्रैल को सामने आए थे और अब 28,395 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,327 नए मामले सामने आए और बीमारी के ही 29 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को ही राज्य में संक्रमण के ही 42,462 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में ही 40,386 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और जिसके साथ ही अब तक राज्य में ही 68,09,000 लोग ठीक भी हुए हैं और आपको बता दें कि उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी 2,65,346 है और राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या भी 72,11,810 और मृतकों की संख्या 1,41,808 हो गई है। दिन भर में ओमिक्रॉन स्वरूप के ही 8 नए मामले सामने आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या 932 हो गई है। राज्य में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर 1.96%, जबकि संक्रमण से उभरने की दर 94.3% है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बगावती रुख अपना रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने भी उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया है। सूत्रों की माने तो अब हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। आपको याद होगा कि हरक सिंह रावत ने ही 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग में ही बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने ही फौरन मान लिया, मनोबल की कोशिश शुरू की और अगले ही दिन 25 दिसंबर को ही हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखा और बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम सिंह दिखाया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया गया था और हरक सिंह की नाराजगी की वजह से ही अपनों के लिए टिकट की मांग सबसे ऊपर है। 25 दिसंबर को ही हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और इस बार वो एक नहीं बल्कि 3 टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा वो अपनी बहू, अपनी एक समर्थक के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया और बड़ी कार्रवाई कर दी। और यूपी के ही बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी में भागम भाग का दौर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में ही पिछले कई दिनों से ही पार्टी से नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। इसकी सिफारिश खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही राज्यपाल से की है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ही अलवर गैंगरेप मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। रविवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। राज्य सरकार इसके लिए भी जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी और बैठक में ही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार और पुलिस महानिदेशक ML लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा आरपी मेहराणा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा S सेगथीर सहित ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक से ही पहले शनिवार को सीएम गहलोत ने ही शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अलवर जिले में ही मानसिक रूप से एक कमजोर किशोरी की बदहाल घायल अवस्था में ही मिलने के विषय पर पीड़ित के परिजनों की इच्छा के मुताबिक ही शहर के बाहर के एक पुलिस अधिकारी अपराध शाखा SOG या फिर जैसी किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। राजस्थान के ही अलवर में ही 12 जनवरी में एक 15 साल की मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप और दरिंदगी की वारदात हुई थी और अज्ञात बदमाशों ने ही मंदबुद्धि लड़की के साथ हैवानियत के सभी हरकतों को पार करते हुए उसे अलवर शहर के ही तिजारा पुलिया पर पटक दिया था। स्थानीय लोगों को पीड़ित बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसके बाद से ही उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे और इसके साथ ही दावोस एजेंडा के ही शिखर सम्मेलन में ही आयोजित लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है और इस सम्मेलन के 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा औद्योगिक क्रांति में ही प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संबोधन भारतीय समय के अनुसार ही आज रात 8:30 बजे ही होगा और उनके बाद ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का ही संबोधन मंगलवार को होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए ही WHO ने कहा कि दावोस एजेंडा 2022 ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां विश्व भर के ही महत्वपूर्ण नेता 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे और इसके कार्यक्रम का ही विषय विश्व के ही हालात हैं और WHO को कोरोना वायरस महामारी के कारण सालाना बैठक का आयोजन रद्द करना पड़ा है और इस कार्यक्रम का विषय विश्व के हालात हैं और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने ही कहा है कि हर कोई
उम्मीद कर रहा है कि 2022 में कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न संकट धीरे धीरे कम होने लगेगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन समेत बड़ी वैश्विक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद से पद्म भूषण से ही सम्मानित 83 साल के ही बिरजू महाराज ने रविवार को सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली थी। उनके पोते शिवरांश मिश्रा ने ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। बिरजू महाराज का अंतिम संस्कार दिल्ली में लोधी रोड में मौजूद सौदागर गृह में किया जाएगा। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं पर लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक और नृतक होने के साथ साथ ही शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे। और बिरजू महाराज ने ही देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। और इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। बिरजू महाराज को 1983 में ही पद्म भूषण से ही सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ही बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी और साल 2012 में विश्व रूपन फिल्म में ही डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 की बात की जाए तो 2016 में भी बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफर के लिए फिल्म मेकर पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की फिर दिल्ली में बैठक होगी। साथ ही संजय निषाद के साथ भी बैठक संभव है और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ ही गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। संजय निषाद ने ही ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। गठबंधन पर मुहर लगेगी। संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ गठबंधन में ही निषाद पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में निर्णय सोमवार को यानी कि आज दिल्ली में ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के दौरान किया जाएगा। और इससे पहले रविवार को ही गोवा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी और बैठक में ही अमित शाह, जेपी नड्डा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा अन्य नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोवा के बाद अब उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुलायम में ही होगी, मुख्यालय में भी होगी, जिसमें अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रहलाद जोशी, दुष्यंत गौतम, लोकेट चटर्जी, रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। और गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में ही रैली करेंगे और इस दौरान वे हर जिले में ही जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी को फिर से ही उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठाने के लिए फिर से मैदान में उतर रहे हैं। पहले चरण के बाद बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि 300 पार होगी इस बार बीजेपी और पहले और दूसरे चरण के माहौल से कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर से 300 पार सीट जीतने जा रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी पिछली बार की तरह ही अभी तक घोषित सीट्स में ही 83 सीट्स पर ही फिर से जीतेगी।